हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री बोल रहे हैं, क्लास 12th के हिस्ट्री के जो है पांचवा क्लास है। अब किस चीज का क्लास है, तो जो बीबीआई क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उसका जो है पांचवा क्लास है। यानी कि इससे पहले जो है 4 गो क्लास में 40 गो क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट करवा देवल गई है। आज के इस क्लास में 41 से लेके 50 तक के 10 प्रश्नों को आप फिर अपन दिल और दिमाग में फिट करेंगे, बिना किताब देखे हुए, बिना आंसर रटे हुए। हमनी के पढ़ते ही हैं ऐसे कि दिल और दिमाग में फिट हो जाए। आइए बिना बकवास के सभा को जो है तनी मनी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों का नाम लिखिए। क्वेश्चन पूछा है कि जब मुगल राजाओं का जो है जब शासन चलता था तो 4 गो जो है उन्होंने स्थापत्य कला बनाया, उसका नाम बता दीजिए। तो पहला कहेंगे ताजमहल। ताजमहल कौन बनवाया था? तो शाहजहां ने। दूसरा कहेंगे आगरा के किला। तो आगरा के किला जो है कौन बनाया था? अकबर ने बनाया था। तीसरा क्या कहेंगे? तो जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कौन बनवाया था? तो बाबर ने बनवाया था। पांचवा कहेंगे दीन पनाह, जिसे पुरानी किला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आई कौन बनैले था? तो हुमायूं बनैले था। अब देखिए, आप कहेंगे सर आपको तो याद नहीं है, तो हमारा कैसे याद होगा? अरे तरह के नामों डुबवा देगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कला के नाम बताइए, क्या बताएंगे? तो भाई ताजमहल, आगरा के किला, जामा मस्जिद, दीन पनाह यानी कि पुरानी किला, ये चारों के नाम बता देंगे। हो गया 2 नंबर। 2 नंबर में नो देगा, है कि नहीं? लेकिन बना के आंसर लिखेंगे। बना के आंसर लिखा जाता है कि नहीं? कैसे लिखल जाता है तनी मनी सीख लीजिए। मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों का नाम निम्नलिखित है। पहला ताजमहल, दूसरा आगरा किला, तीसरा जामा मस्जिद, चौथा दीन पनाह यानी पुरानी किला। ऐसे लिखेंगे तो 4 लाइन में भी होगा और 2 नंबर बउआ के तरह आपको दे देगा, है कि नहीं? देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आज के पूछा है, महाजन पद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए महाजन पद से हम यह समझते हैं कि महाजन पद जो है प्राचीन काल में, प्राचीन काल कहे का मतलब कि आज से 500-1000 साल पहले, प्राचीन काल में जो शासन प्रशासन, यानी कि आजकल हमनी के जो है गांव में क्या होता है? पुलिस चौकी होता है, पुलिस स्टेशन होता है। तो वैसा ही प्राचीन काल में प्रशासनिक इकाइयों को जो है हमनी के महाजन पद कहते थे। काची के कहते थे? तो प्राचीन काल में प्रशासनिक इकाइयों को हमनी के महाजन पद कहते थे। अब महाजन पद का होता था? तो महाजन पद जो है हमनी के जो है सुरक्षा का कार्य करता था। इसका विकास जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का शासन चल रहा था तो उस समय जो है महाजन पद का शुरुआत हुआ था। इसका जो है कहाँ? तो इसका प्रूफ जो है आपको जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ में जो है देखने को मिलता है। जैसे आजकल के हमनी के जो प्रशासनिक इकाई है उसको हमनी के क्या कहते हैं? पुलिस स्टेशन कहते हैं। तो वैसे प्राचीन काल में प्रशासनिक इकाई को महाजन पद कहा जाता था। इसकी शुरुआत जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब शुरू हुआ था उसी समय से हुआ। इसका प्रूफ जो है कहाँ मिलेगा? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में जो है महाजन पद का उल्लेख किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के समय जो है महाजन पद का शुरुआत हुआ था। अभी में रटे अलग का बात रही, खाली हमरा ये बता दो, है कि नहीं? सब बउआ वाला टॉपिक है यार, है कि नहीं? क्वेश्चन देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं? लॉ। अब तो क्वेश्चन सुन के जो है बाप रे बाप, अभिलेख किसे कहते हैं? लइकन के तो दिल और दिमाग जो है फेल हो गया होगा। लेकिन अभिलेख समझ लीजिए, हमनी के गांव में रोड बनता है तो एगो जो है काची, तो एगो पत्थर पर लिखवा देवल जाता है कि फलाना विधायक जो है ये रोड बनवाए हैं। तो वैसा ही पुराने जमाने में पत्थर पर जो पढ़े वाला चीज लिखल जाता था उसी को अभिलेख कहा जाता था। बात समझ गए? यानी कि प्राचीन काल में पत्थर पर लिखे गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहा जाता था, है कि नहीं? बात खत्म, आंसर खत्म। कितना आसान है, बउआ वाला चीजें हैं यार। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? यानी महात्मा बुद्ध जो हैं
शिक्षा का दे के गए थे? तो महात्मा बुद्ध जो है शिक्षा का दे के गए थे, सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध जो है शिक्षा ही दे के गए थे कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, यानी कि अत्यधिक विचार नहीं करना चाहिए, और ना ही ज्यादा जो है संयम बरतना चाहिए। जो काम आप जो है सोच रहे हैं उसको तुरंत कर डालना चाहिए। महात्मा बुद्ध का शिक्षा देके गए थे, अत्यधिक विचार नहीं करना चाहिए और ना ही अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। संयम मतलब कि बर्दाश्त करना चाहिए। जो आपके मन में विचार चले उसको तुरंत कर देना चाहिए। और का कह गए और काची कहे थे, और काची शिक्षा दिए थे? तो और का दिए थे कि पराये धन को अपना नहीं समझना चाहिए, पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हम लोगों को जो है दूसरे पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, और हम लोगों को नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब जो है महात्मा बुद्ध जो है शिक्षा देकर गए थे। अभी मैं याद करे वाला है, रटे वाला है कुछ हो? बताइए। ये सब तो हमने के घरे माई बाबू सिखाते हैं, ये सब लिख दे वाला है उमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू काहे हुआ? भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब भाई ये 26 जनवरी 1950 के काहे लागू हुआ संविधान? सोचे वाला बात नहीं खे, एकदम बाटे। एगो रील्स में जो है दिखाता है कि सोचे वाला बात नहीं खे, सोचते सोचते चल जाएगा। लेकिन हमने के यहाँ था कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? तब भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है क्या हुआ था? तो देखिए 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसी तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू किया गया। इसको जो है हम सभी भारतवासी जो हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है कि नहीं? कितना लइकन के इहो नहीं पता रहता है कि गणतंत्र दिवस कहिया है या स्वतंत्र दिवस कहिया है। भाई 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। अन्य तो कोनो पूछ देवे तो नमो डुबा देगा हमर, ठीक नो? चलो तो ये सब भुलाना सब नहीं। अब आपसे पूछे कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसी तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। बात खत्म। अब आपके मन में एगो प्रश्न चल रहा होगा कि सर इतना शॉर्ट आंसर बता रहे हैं और तुरंत यादो हो रहा है, इतना आसान आसान, तो हमनी के 6 महीना बाद याद रहेगा? लिखेंगे कैसे हमनी के? सर कुछ उपाय बताइए। अच्छा बताइए, आप लोगों के लिए उतना पैसा लगा के SGS क्लासेस ऐप बनवाए थे। ये काहेला बनवाए थे? काहेला कि इसमें जो है आर्ट्स के एगो कोर्स है। कितना के कोर्स है आर्ट्स के? तो 699 के है। अब लो मन में प्रश्न, बाप रे बाप 699 आर्ट्स पढ़ेला दीही, एक साल के 699 रुपया फीस है। एकरा में आर्ट्स के जितना सब्जेक्ट होता है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जितना सब्जेक्ट है सब है। अगर एगो सब्जेक्ट के निकालल जाए तो साल भर में 50 रुपया नहीं पड़ रहा है एगो सब्जेक्ट के। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतना पैसा ले रहे हैं, वो हो गया तो रुक जाओ। मान के चलो कि हिस्ट्री में सर आप काची काची दीजिएगा ये बताइए। तो हिस्ट्री में जो है हम का देंगे? पहल का बात 2 नंबर वाला 150 क्वेश्चन गेस करके देंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेगा। 5 नंबर वाला जो है 30 गो से लेके 50 गो क्वेश्चन देंगे जो आप डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेगा। हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव के जो है आपको नोट्स दिया जाएगा, आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास दिया जाता है, लास्ट में जो है क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो बोर्ड के तरफ से मॉडल पेपर आता है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, एगो सब्जेक्ट के, एगो चैप्टर के। तब भाई है 699 रुपया में कौन आपको इतना दे रहा है? अगर देवे तो ले लीजिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि सनी सर तनी बढ़िया पढ़ाते हैं तो आप ले सकते हैं, SGS क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, है कि नहीं? बाकी अब हमनी के आते हैं यहाँ पे, आपके मन के ऊपर है आप लेते हैं कि नहीं। क्वेश्चन आज का जो है 6ठा नंबर की झूम खेती से आप क्या समझते हैं? देखिए झूम खेती का है,
झूम खेती जो है आदिवासी लोग ज्यादा करते थे। झूम खेती किसे कहते हैं, या झूम खेती से आप क्या समझते हैं, या झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न एक गो है, आंसर एक, प्रश्न 3 गो है लेकिन एक आंसर एक गो है का। तो झूम खेती जो है जहां पे पहले जंगल झाड़ी होता था, तो आदिवासी लोग जो है जंगल झाड़ी को काट करके खेती करता था। 2-3 साल तक एक जगह खेती किया, और जब तक बढ़िया फसल होता था तो वहां पे खेती करता था। फिर 2-3 साल बाद जो है दूसर का जगह पे जाता था, वहां पे 2-3 साल तक खेती करता था, वहां पर भी फसल कम होने लगता था, फिर दूसर का जगह जाता था। तो झूम झूम कर खेती करता था। कहने का मतलब 2-3 साल ऐसा खेती किया, फिर जो है 2-3 साल दूसर जगह खेती किया, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया झूम की खेती। यानी झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? तो झूम की खेती जो है आदिवासी लोग करते थे, जहां पे जंगल झाड़ी होता था उसको काट के हटा देते थे, साफ सुथरा करके खेती करते थे। 2-3 साल तक करते थे, फिर दूसर जगह जाके करते थे, फिर वही 2-3 साल तक फिर दूसर जगह जाके, एकरे तो झूम की खेती करते हैं। अब एकरा में का याद करे वाला है तनी ई बताओ तो। बस हो गई बुआ लेखा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति का परिणाम का हुआ? मतलब कि 1857 में जो क्रांति हुआ वो का रिजल्ट का निकला? तो 1857 में जो क्रांति हुआ उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां जो भारत में आके बिजनेस कर रही थी, वो कंपनियां जो हैं धीरे धीरे बंद हो गई। जब 1857 में क्रांति हुआ तब विदेशी कंपनियां का हो गई, तो धीरे धीरे कम हो गई। और जो विदेशी लोग थे भारत के किसानों पे अत्याचार कर रहे थे, वो जो है धीरे धीरे अत्याचार करना कम कर दिए और अपने नियमों में जो है बदलाव किए। तो 1857 के क्रांति के जो है ये सब परिणाम रहा। परिणाम का रहा? तब विदेशी कंपनियां बंद हो गई, किसानों को राहत मिला, उन पे अत्याचार ज्यादा होता था तो अत्याचार कम होके लगा। ये सब तो आंसर है। अब ये सब रट्टे पड़ जाए तो समझिए कि कहाँ से आप पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का तो भारी है, ये सब बउआ वाला सब्जेक्ट है। एकरो से आसान तो हम पॉलिटिकल साइंस को मानते हैं, वो तो आऊ आसान है। जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो 3-4 गो वीडियो पढ़ल होगा, जाके देखिएगा 30-40 गो क्वेश्चन उसका भी करवा दिए हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, अलबरूनी पर एक संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखिए। बताइए, अलबरूनी पे एगो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कल के क्वेश्चन हम बताए थे ना कि वीर कुंवर सिंह पे एगो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम बता दे रहे हैं अलबरूनी पे एगो संक्षिप्त टिप्पणी। तो सुन लीजिए, अलबरूनी जो है एगो फारसी जो है विद्वान था। का था? तो अलबरूनी एगो फारसी विद्वान था जिसका जन्म जो है 973 में हुआ था। कब हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म जो है 973 में कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनकर बाबू के नाम अहमद अलबरूनी था। फिर से सुन लीजिए सर, अलबरूनी एगो फारसी विद्वान था जिनका जन्म 973 उज्बेकिस्तान में हुआ। इनकर बाबूजी के नाम जो है अहमद अलबरूनी था। ठीक है। इनके जो है का तो ये जो है 2-3 गो भाषा जानते थे। फारसी भी जानते थे, फारसी के साथ जो है संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत के साथ साथ जो है यूनानी भाषा भी जानते थे। काची? तो यूनानी भाषा भी जानते थे। अलबरूनी के एगो खासियत था कि अलबरूनी जो है धर्म से मुस्लिम था, लेकिन भारत के संस्कृति को पढ़ने में जो है इनको काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट था। एगो खासियत था, अलबरूनी को जो है भारत के पहला विदेशी जानकार के रूप में जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देवे कि भारत के पहला विदेशी जानकार कौन है तो अलबरूनी आप कहेंगे। अलबरूनी के जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में। कब हुआ था? 973 में। इनकर बाबूजी के नाम अहमद अलबरूनी था। ये जो है एगो फारसी विद्वान थे। हो गई। ये सब अच्छा रटे वाला चीज है। बताइए, ये सब जो है बउआ के तरह आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? लॉ। अस्थाई बंदोबस्त कहे के मतलब, अस्थाई बंदोबस्त जो है कर वसूलने की एक व्यवस्था थी। कर मतलब कि टैक्स। तो अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है कर वसूलने की जो है एक व्यवस्था थी। इसमें होता क्या था? तो इसमें ई होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जमींदार होते थे भारत के, वो सब जो है क्या करता था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है भारत के जमींदार जो है टैक्स देते थे,
अस्थाई रूप से। इसकी शुरुआत कब हुई? तो आपसे कहेगा कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुआ, तो 22 मार्च 1793 को जो है अस्थाई बंदोबस्त की जो है शुरुआत हुई। एक वाव ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त के जो है शुरुआत कौन कैले था, तो बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त के जो है शुरुआत कैले था। फिर से रिपीट मोड में आते हैं जिससे रटना नहीं पड़े। आपसे क्वेश्चन पूछा अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त से हम यह समझते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त जो है कर यानी कि टैक्स वसूलने की एगो व्यवस्था थी, जो किसके किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के जमींदारों के बीच कर वसूला जाता था। ठीक है, कौन वसूलता था, तो विदेशी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जमींदार से टैक्स लेता था। शुरुआत कब हुआ, 22 मार्च 1793 को। कौन किया था शुरुआत, तो बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस के लिए था शुरुआत। तो एकरा में का रटे वाला हल हो गई, खेला खत्म। अब आपसे आज के आखिरी प्रश्न का ची, तो मोहनजोदड़ो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। अब आपको तो समझ में नहीं आया होगा कि अन्नागार क्या होता है सर। अन्नागार कहे के मतलब अनाज रखने का जगह। तब क्वेश्चन पूछा है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो के जो अन्नागार होता था यानी अनाज रखने का जो भंडार होता था काफी बड़ा होता था, लगभग 6 गो रूम के बराबर जो है एगो भंडार होता था। इसमें जो है राजा किसानों से जो अनाज टैक्स के रूप में वसूलता था उहे अनाज जो है अन्नागार में रखाता था। कभी कभी कोनो के जो है जिसे प्रजा कहे के मतलब राजा को लगता था कि कोनो के दान देना चाहिए, तो इहे अन्नागार में से अनाज निकाल के जो है गरीबों में बांटा जाता था। ये अन्नागार के जो है खासियत का था अन्नागार के, तो अन्नागार में किसानों से जो टैक्स के रूप में अनाज वसूला जाता था वो जाके वहां पे रखल जाता था। अन्नागार जो है 6 गो रूम के बराबर जो है एगो अकेले था। यहाँ से जब किसी को जरूरत होती थी अन्न की तो यहीं से जो है निकाल के दिया जाता था। बात समझ में आया? बस इतने था। 10 गो क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन दिल दिमाग में तो याद हो गई होगा। एक बार हम कहते हैं कि कहूँ आप पढ़िए, एक बार क्लास देखिए, सर का जो है नोट्स देखिए, ऑब्जेक्टिव जाके टेस्ट लगा दीजिए। वो टॉपिक आप जीवन में कहियो नहीं भुलाएंगे। तो क्लास तो आप यूट्यूब पे देख लिए भाई, नोट्सवा और टेस्टवा कहाँ मिलता ही, तो ये जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेगा, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, मजा लीजिए। जब तक आप 12th का एग्जाम नहीं दिए हैं, आई ऐपवा अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो हम नहीं पछताएंगे, आप पछताइएगा, समझ लीजिए। तो जल्दी डाउनलोड कीजिए, मजा लीजिए। हमनी के फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट क्लास में, तब मिलते हैं हमनी के आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।